हर इंसान का ये सपना होता है कि उनका एक अपना घर हो, क्योंकि अपने घर में रहने की एक अलग ही सुकून मिलती है ना। और ये कहानी जिनकी है, रमेश जी, इनका भी एक सपना था एक अपना घर का। रमेश जी और इनके पूरे परिवार ने मिलकर, कहते हैं ना, थोड़े थोड़े पैसे जमा करके, या यूं कह सकते हैं कि अपनी जीवन भर की कमाई, जो भी इनका जीवन काल का पूंजी था, वो सब लगा करके इन्होंने अपने लिए एक नया घर खरीदा। घर तो पुराना था, पर इनके लिए तो नया ही हुआ ना। पर उस घर में जाने से पहले इन्होंने कुछ गलतियां कर दी, जिनकी वजह से इन्हें ये नहीं पता चला कि उस घर में जाने के बाद इनके साथ क्या क्या हो सकता है। और वो गलतियां क्या थी, ये आपको कहानी में पता चलेगा। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि इनकी जो पत्नी है पायल, इनका कहना है कि उस घर में जाने के 15 दिन के अंदर ही इनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगी, जिसके बाद तो ये उस घर में रहना भी नहीं चाहती थी, और चाहकर भी उस घर को छोड़ नहीं सकती थी। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी भी तरह से उस घर को छोड़ भी देती, तो उस घर में जो था, जो समस्या थी, वो समस्या इनके परिवार के किसी के साथ हम साथ हो चुकी थी। आपने अतृप्त आत्माओं के बारे में सुना है, जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। और अगर किसी ऐसे इंसान की अकाल मृत्यु हो गई जिसकी कोई इच्छा अधूरी है, तो आत्मा भटकती है, और वो अपनी उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी न किसी को अपना माध्यम बनाती हैं, ताकि वो उनके शरीर के माध्यम से अपनी इच्छाएं को पूरी कर सके। और ऐसा ही हुआ इस कहानी में। तो कौन बना इस आत्मा का शिकार? रमेश जी के परिवार में से। कहानी में पता चलेगा। लेकिन हाँ, आप कहानी पूरी सुनिएगा, तभी आपको कहानी समझ में आएगी। ये मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले, मेरा नाम रवि कुमार और यह है चैनल हॉन्टेड रिंग मास्टर। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और अपनी जगह। राधे राधे। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर कासगंज की। कासगंज में एक परिवार रहता था। इस परिवार में जो मेन आदमी, मुखिया थे, वो रमेश जी ही थे, क्योंकि सारा घर वही चला रहे थे। रमेश जी रेलवे स्टेशन में स्टेशन मास्टर का काम किया करते थे। इनके घर में इनके माता पिता, इनकी वाइफ और इनकी एक बेटी, जिसका नाम गीता है। रमेश जी रेलवे में काम किया करते थे। अच्छी खासी सैलरी आती थी, पर कहते हैं ना कि घर खर्च है, अम्मा बाबू जी की दवाई है, बिटिया का स्कूल फीस है, फिर उसके बाद और भी खर्चे होते हैं। अगर कोई गेस्ट आ गए तो उनके लिए खर्च, कोई बीमार पड़ गया तो इमरजेंसी के लिए भी कुछ पैसे रखने हैं। इस तरह से करके इनके पास पैसे कुछ खास बच नहीं पाते थे। और ये लोग इस समय एक रेंट के मकान पे, किराए के मकान पे रहते थे। ये मकान 3 कमरों का है। ऐसे कमरे 2 हैं और एक छोटा सा, मतलब कि हॉल टाइप का है, जहाँ ये लोग अपना खाना वगैरह खाते थे बैठकर। और एक कमरे में इनके अम्मा और बाबूजी रहते थे, और एक कमरे में रमेश और इनकी पत्नी वाइफ और इनकी बेटी गीता। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। पर होता है ना कभी कभी कि गवर्नमेंट जॉब में सैलरी टाइम पे नहीं आ पाती है, या फिर रुक जाती है, 1-2 महीने की एक साथ आती है। उसी तरह से कभी कभार सैलरी आने में लेट हो जाती थी। तो इनके जो मकान मालिक हैं, वो थोड़ा सा कचकच करने लगते थे कि टाइम पे रेंट नहीं देते हो, वगैरह वगैरह, बिना बात का बहुत सारी बातें बढ़ जाती थी। और ये अक्सर होता था, मतलब कि साल में 2-3 बार इसको होना ही था। और इस चीज़ों से ये लोग परेशान भी थे। और इनकी जो पत्नी है ना, इनके बारे में आपको एक बात बताना भूल गया। इनकी पत्नी पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा, मतलब कि इनका हिसाब किताब एक नंबर है। ये 1 रुपया भी फिजूल खर्च नहीं करती हैं। जहाँ जितना का ज़रूरत हो उतना ही करती हैं, क्योंकि ये पैसों की कीमत समझती हैं। और ये धीरे धीरे करके कुछ पैसे राशन से काट के, घर खर्च से काट के, जहाँ से भी 2 पैसे बच सके बचाकर अपने पास जमा करती थी। और इनकी शादी को तकरीबन 13 साल हो चुके हैं। और 13 साल के अंदर इन्होंने इतना पैसा जमा कर लिया
कि आज के टाइम में अगर देखा जाए तो एक कह सकते हैं कि अच्छी खासी नॉर्मल गाड़ी 4 व्हीलर ब्रांड न्यू आ जाएगी। इनके पास इतना पैसा हो चुका है। ये जब अपने मायके जाती थी ना, तो वहाँ जो इनके मम्मी पापा भी कुछ पैसे अगर इसे देते थे कि ले बेटा रख ले, कुछ खा लियो, ये उन पैसों को भी अपने पास जमा कर लेती थी। तो आप समझ सकते हो कि पैसों को लेकर कितनी ज़्यादा कंजूस तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, पैसे का इज्जत करना जानती थी। फिजूल खर्च बिल्कुल नहीं। एक शाम की बात है, ये लोग खाना खा रहे थे बैठकर सब लोग घर में, और आज सुबह ही मकान मालिक कचकच करके गया था रेंट को लेकर के। जब सब लोग खाना खा रहे थे तो वही सुबह वाली बात चल रही थी कि रेंट देने में लेट हो गया, तो मकान मालिक आकर के ये बात बोल गया, वो बात बोल गया। इनकी पत्नी जो है वो रमेश को बता रही थी। तभी इनके जो अम्मा बाबू जी हैं उन्होंने कहा कि अरे बेटा छोड़ो, जाने दो, बोल गया कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभार ऊपर नीचे। रमेश भी कहा कि हाँ कोई बात नहीं है, दे दूंगा, पैसे आने में जो थोड़े टाइम लग रहे हैं, जैसे ही पैसे आते हैं मैं पैसे दे दूंगा। तभी इनकी पत्नी क्या कहती है ना कि मैं एक बात बोलूं। तो इनके जो पति हैं रमेश जी, उन्होंने कहा हाँ बोलो। अम्मा बाबू जी ने कहा कि क्या बोलना है बिटिया बता। तो उसने कहा कि क्यों ना हम लोग अपना एक नया घर ले लें। और ये बात सुनकर ये लोग सब लोग थोड़ा सा हंसने लगे कि बेटा नया घर लेने में बहुत पैसा लगेगा और अभी हमारे पास उतना पैसा है नहीं, यहाँ तो रेंट देने के लिए पैसा नहीं है, और तो आप अपना घर लेने की बात कर रही हो। तो अभी हम इस लायक नहीं है, इतने सक्षम नहीं है कि हम अपना नया घर ले सके। इनकी पत्नी ने कहा कि 1 मिनट रुके, मैं आती हूँ। और ये बोलकर ये अपने कमरे में चली गई, और अपने कमरे से एक टिफिन का जो होता है ना लंच बॉक्स टाइप का डब्बा, उस टाइप का एक डब्बा लेकर के आई। और ये डब्बा लाकर अपने पति रमेश को दिया और कहा कि ये मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप और बाकी के पैसे आप इंतजाम करो, और हो सके तो जितना जल्दी एक अपना घर ले लो, क्योंकि मैं इनके कचकच से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। उन्होंने कहा ऐसा। रमेश जी और जो इनके माता पिता थे उन्होंने जब उस डब्बे को देखा तो कहा कि ये डब्बा लेकर आई है, इसमें कितना ही पैसा होगा घर लेने के लिए। सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे, तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप एक बार देखो तो सही। और रमेश जी ने उस डब्बे को खोला और उस डब्बे के जो भी पैसे थे उसमें उन्होंने उसे गिना। भाई साहब जब ये गिने ना, तो ये गिनते रह गए। इतना बड़ा अमाउंट इन्होंने सोचा भी नहीं था कि इस डब्बे में इतना बड़ा अमाउंट होगा। बहुत ज्यादा पैसा था। उस समय अगर ये घर खरीदते तो ये मान लीजिए कि उस घर को खरीदने के लिए तकरीबन, अगर 10 रुपए का मकान है तो इनके पास 6 रुपए हैं, 4 रुपए ही नहीं चाहिए, इतना है। और ये बात आज से 15 साल पुरानी है। उन्होंने कहा कि बेटा तो इतने पैसे लाई कहाँ से। तो उसने बताया कि मम्मी पापा हमारी शादी को 12 साल हो चुके हैं, और मैं तब से ये पैसे जमा कर रही हूँ, और तब से लेकर मैंने आज तक इतने पैसे जमा किए हैं। मैं अपने घर जाती तो कुछ मम्मी पापा भी देते, वो भी पैसे मैं इसी में रख देती। ये बात सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए कि चलो घर में कोई तो है जो पैसों की इज्जत करता है। सब लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन पैसे अब भी कम थे। रमेश ने कहा कि तुम इतना पैसा जमा कर लियो, लेकिन ये पैसे अब भी कम है, इतने में हम नया घर नहीं ले सकते। ये बात इनके पिताजी ने सुनी तो उन्होंने कहा कि बेटा एक काम कर, बिटिया ने इतनी मेहनत करके इतना पैसा जमा किया है, इतना इंतजार किया है, और इसका सपना है कि एक नया घर हो, तो क्यों ना एक घर ले ही ले। रमेश ने कहा कि बाबूजी पर इतना पैसा अभी है नहीं कि हम लोग घर ले सकते हैं, इनमें अब भी पैसे कम पड़ रहे हैं। तो इनके पिताजी ने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे गांव में जो एक जमीन का टुकड़ा है, वैसे भी तो गांव कोई जाता नहीं है, तो क्यों ना उसे हम लोग बेच दें और उन पैसों को मिलाकर और इन पैसों को मिलाकर एक घर अपना ले लिया जाए। उन्होंने कहा ठीक है, और ये लोग घर लेने के लिए अब सब लोग तैयार हो चुके हैं। रमेश के जो पिताजी हैं उन्होंने कहा कि मुझे तू अगले सप्ताह ही गांव ले चल, और मैं जितनी जल्दी हो सके वो गांव वाली जमीन को बेच दूंगा। सब लोग, माहौल अच्छा है। ऐसा माहौल बन चुका है बातों बात में ही कि ये मानो ये लोग अपने नए घर में पहुंच गए। अपना घरों का तो ये करेंगे, अपना घरों का तो वो करेंगे, बालकनी में झूला लगाएंगे, कि मतलब सबके अलग अलग कमरे होंगे।
ये फर्नीचर पुराना हो गया है, नए घर में जाएंगे तो नया फर्नीचर लाएंगे, बहुत सारी बातें हो रही है। ये मानिए लोग अपने घर में पहुंच गए, माहौल बहुत खुशी खुशी का है, बहुत अच्छा है, सब लोग खुश हैं। पर इन्हें ये नहीं पता कि ये जो नए घर का सपना है इनका, ये कितना भारी पड़ने वाला है, क्योंकि नए घर में कोई और भी इनका इंतजार कर रही है। रमेश अपने पिताजी को ले जा करके, मतलब गांव वाला जो जमीन था उसकी बात करता है कि इसे बेचना है। गांव के कुछ लोग होते हैं, तो गांव का ही कोई आसपास का इंसान जो घर जिसकी जमीन भी उसी के आसपास थी, क्योंकि वो जमीन भी खेती का ही था, तो उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाता है और वो उस जमीन को खरीद लेता है। तकरीबन 15 दिन के अंदर वो पैसे लेकर वापस आ जाते हैं और सब कुछ नॉर्मल, पैसे तो इनके पास हो चुके हैं। अब रमेश जो है वो अपने आसपास वालों में से, मतलब जो उनके दोस्त हैं या फिर जो उनके ऑफिस में काम करने वाले कलीग हैं, उन सब से कहता है कि ऐसा ऐसा बात है, मुझे घर लेना है इस बजट में, अगर कोई घर हो तो बताना। तो सब लोग को अपना बोल दिया और एक तरह से खुद भी उस घर की तलाश करना शुरू कर दिया कि कोई हमारे बजट में घर मिल जाए। और इनकी ये कोशिश, ये खोज बहुत जल्दी समाप्त हो गई। इनके घर से तकरीबन 22 किलोमीटर दूर इन्हें एक घर मिल रहा है। घर बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं क्या है, कि एक घर जिस इलाके में है, जिस मोहल्ले में ये घर आता है, वहाँ की जो जमीन की रेट होगी, ये मान लीजिए कि अगर वहाँ की जमीन की रेट अगर 5 रुपए है, तो ये घर इन्हें 3 रुपए 3.5 रुपए में ही मिल रहा है। बहुत ज्यादा डिस्काउंट। क्यों? कोई क्यों नहीं खरीद रहा है इस घर को? इतना कम है फिर भी। जब इन्होंने उस घर के बारे में पता किया और जब वो घर को जाकर देखे तो इन्हें वो घर बहुत पसंद आया। मैं आपको घर बता देता हूँ कि एक अनुमान लगा लीजिए कि घर कैसा है। एक चौकोर प्लॉट है, बीच में मकान बना हुआ है, उसके चारों तरफ छोटे छोटे गार्डन से बने हुए हैं, और 2 फ्लोर का मकान है। नीचे में 5 कमरे हैं, और उसी में मतलब किचन, वॉशरूम, हॉल सब है, और ऊपर वाले फ्लोर पे एक कमरा, एक वॉशरूम, एक किचन अलग से बना हुआ, और एक छोटी सी बालकनी है। घर बहुत सुंदर है, लोकेशन भी बढ़िया है, और रेट भी बहुत कम है। रमेश को जब इस घर के बारे में पता चला, उसने घर जाकर देखा, उसे घर बहुत पसंद आया। उसने कहा कि मैं तो ऐसे डील को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि इतना कम में और इतना अच्छा घर मिल रहा है। वो तुरंत अपने घर गया और अपने जो माता पिता उनको बताया सारी बात। जब इनके माता पिता ने बात घर के बारे में सुना, तो घर तो इन लोगों को भी अच्छा लगा, लेकिन जब पैसे के बारे में सुना तो यहाँ पे इनकी जो सासू माँ है उन्हें थोड़ा सा अजीब लगा कि इतना सस्ता मकान क्यों मिल रहा है। तो जो रमेश है उन्होंने कहा कि अरे माँ, वो जिसका मकान है ना, वो लोग विदेश में रहते हैं और ये घर खाली पड़ा हुआ है, तो वो लोग चाहते हैं जितना जल्दी से बेच कर हटा दें, और कोई तो है नहीं उनका, क्योंकि वो सब लोग विदेश में है, तो इसीलिए लोग कम दाम में ये मकान बेच रहे हैं। कहीं ना कहीं रमेश की माँ को लग रहा था कि कुछ गलत है, तो वो कह रही थी कि नहीं बेटा, मुझे लग रहा है कि हमें ये घर नहीं लेना चाहिए। रमेश ने कहा क्यों? नहीं, पता नहीं क्यों मेरा मन घबरा रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है, तो ये घर मत ले, तू कोई और घर देख। उसने कहा कि माँ, इससे अच्छा घर और इतना कम पैसा में हमें नहीं मिल सकता, तू खामखा टेंशन लड़ी है। ऐसा कुछ नहीं है, घर अच्छा है, वो लोग बाहर रहते हैं इसलिए सस्ते में दे रहे हैं, और कोई बात थोड़ी ना है। और घर अगर पुराना है तो हम लोग जो पैसे बचेंगे उससे, उन पैसों से उस घर का रिनोवेशन करवा देंगे, रंग रोगन करवा देंगे, पेंट हो जाएगा, जो भी कुछ टूटी फूटी होगी थोड़ी बहुत उसको बनवा लिया जाएगा, घर बिल्कुल नया हो जाएगा। उनके पिता ने भी कहा कि हाँ, ऐसा कोई बात नहीं है, घर तो बहुत अच्छा है जैसा रमेश बता रहा है। एक काम करो रमेश की अम्मा, कि चलो हम लोग एक बार चल के घर को देख लेते हैं। इनकी पत्नी ने भी कहा कि घर तो मुझे भी देखना है, क्योंकि इनकी पत्नी सबसे ज्यादा एक्साइटेड है घर लेने के लिए, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है इसमें। और गीता, इनकी बेटी, ये अपनी ही दुनिया में है, इसे घर वर से कोई मतलब नहीं है।
इसका हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि इसे स्कूल जाना है, पढ़ाई लिखाई करना है, घर आना है, घर पे आकर के थोड़ा बहुत मम्मी के साथ काम करना है और फिर अपने दोस्तों के साथ खेलने निकल जाना है। मतलब घर के बाहर ही जो जहाँ ये लोग अभी रहते हैं, अगल बगल में इनकी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, सहेलियां बनी हुई हैं, उनके साथ ये लोग खेलती कूदती हैं। बहुत अच्छा, मतलब कोई टेंशन, घर में क्या चल रहा है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरी दुनिया अलग है, गीता को कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों से। पर गीता ही इस कहानी की मेन कैरेक्टर है, या यूं कहें होने वाली है। ये सारा परिवार जाता है उस घर को देखने के लिए। जब घर देखने गए तो घर काफी गंदा पड़ा हुआ है, घर में बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है, सड़न जैसी, जैसे लग रहा है पानी का सीलन हुआ हो। घर काफी सालों से पड़ा है बंद। तो जो घर दिखा रहा था वो उसने कहा कि 7 साल हो चुके हैं इस घर को बंद हुए, जिसकी वजह से ये सब है। अगर आप लोगे तो हम साफ सफाई करवा देंगे, सब कुछ अच्छे से करवा कर आपको देंगे, और जो साफ सफाई का खर्चा होगा वो आप लोग दे देना। रमेश जी ने कहा कि नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, साफ सफाई हम खुद करवा लेंगे। पैसा लग रहा था ना, लालच आ गया इनके मन में कि जितना कम में घर मिल रहा है, अब और पैसे क्यों दूं किसी और को, खुद ही साफ सफाई कर लूंगा। कहीं हद तक ये बात सही भी है कि अगर आप चाहें, अगर आप सक्षम हैं और अगर आप कर सकते हैं तो आपको कर लेनी चाहिए, पैसे क्यों लगाने। बट कहीं कहीं लालच या यूं कहें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इन्होंने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। घर देखे, हाँ घर बहुत पसंद है। जब ये उस घर में गए हैं तो इनकी जो बिटिया है गीता, ये पता है घर में घुसी है मेन डोर से अंदर। अगर हम किसी अनजान जगह पे जाते हैं तो पूरे घर को एक्सप्लोर करते हैं, और जहाँ से शुरुआत हो वहाँ से एक्सप्लोर करते हैं कि हाँ इधर क्या है, इधर क्या है, अच्छा ये डाइनिंग रूम है, ये किचन है, ये वॉशरूम है, ये बेडरूम है। इस तरह से करते हैं ना, हर चीज़ धीरे धीरे पता करते करते आगे बढ़ते हैं। पर इनकी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो यहाँ से सीधा दौड़ते हुए ऊपर चली गई फर्स्ट फ्लोर पे। और फर्स्ट फ्लोर पे एक कमरा है जिसका वो जंजीर लगा हुआ था। इन्होंने उस जंजीर को खोला। आपको पता होगा पहले के टाइम में जंजीर आता था तो दरवाजे के ऊपर लगता था। ये घर थोड़ा पुराना है और ये कहानी भी थोड़ी पुरानी है, तो जंजीर लगा हुआ था और जंजीर थोड़ी ऊपर थी तो इसके हाथ नहीं पहुंच रहे थे जंजीर तक। इन्होंने अपनी मम्मी को आवाज दिया नीचे कि मम्मी ऊपर आइए ना, और तो इनकी मम्मी ऊपर गई। मम्मा मम्मा वो इस जंजीर को हटाइए, मुझे अंदर अपना कमरा देखना है। अपना कमरा देखना है? अब ये घर फाइनल भी नहीं हुआ है, मतलब फाइनल हो चुका है पर अब इस घर की पेमेंट नहीं हुई है। लेना है कि नहीं लेना है ये कंफर्म नहीं हुआ है, और ये कह रही है मुझे अपना कमरा देखना है। इनकी मम्मी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, बस जब बाद में सब कुछ हुआ तो हाँ ये हर एक सिरे को जोड़ते चले गए कि ऐसा क्यों हुआ था, ये इस टाइप से क्यों बोली थी, ऐसा क्या था, हर चीज को जोड़ते चले गए। इनकी माताजी ने बिना सोचे समझे कोई ध्यान नहीं दिया, उस कमरे का जंजीर खोल दिया। ये अंदर गई है, अंदर जाने के बाद अंदर एक बेड भी है, ऐसे ही लकड़ी का है, खाली पड़ा है, कुछ है नहीं, पर सामान है घर में भी कुछ कुछ। अंदर एक बेड है, ये बेड के ऊपर बैठ गई है। इनके मन का कितना गंदा है, यहाँ तुम क्यों बैठे हो? नहीं मामा गंदा कोई बात नहीं, मैं कपड़े धो लूंगी, घर जाकर साफ कर लूंगी। आप जाओ ना नीचे, पापा आपको बुला रहे होंगे, नीचे जाकर घर देखो, मुझे बात करनी है बस। और इनकी माताजी ने ध्यान नहीं दिया और वो नीचे चली गई। उन्हें इस वक्त भी नहीं समझ में आया कि इनकी बेटी ने कहा है कि मुझे बात करनी। और मैंने आपको कहा ना कि ये कहानी ऐसी है जिसमें ना शुरू से ही कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंडिकेशन मिल रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है, और ये लोग हर बात को नजरअंदाज करते चले गए। वो नीचे आ जाती हैं, ये ऊपर ही रहती है। इसके बाद क्या हुआ पता नहीं। सब लोग नीचे आए, घर देखे हैं। थोड़ी देर के बाद जो इनके पिता हैं उन्होंने कहा कि गीता नजर नहीं आ रही है, पायल गीता कहाँ है? तो पायल ने कहा वो ऊपर वाले कमरे में है, मुझे तो लगता है उसे ऊपर वाला कमरा पसंद आ गया और वो ऊपर ही वाला कमरा है, मैं ही अपना मतलब कि रूम को वो सेट करेगी।
और वो ऐसे भी कह भी रही थी कि मुझे ऊपर वाला कमरा, मेरा कमरा खोल दो, मुझे घर देखना है, मुझे रूम देखना है। सब लोग हंसने लगे हैं। घर बहुत अच्छा है, पर इस परिवार में अभी एक शख्स है जिसे पता नहीं क्यों कुछ ठीक नहीं लग रहा था, और वो है इनकी माता जी। उन्होंने अब भी कहा कि बेटा मुझे ये घर सही नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों तू ये घर छोड़ दे। पर परिवार के सभी लोगों को घर पसंद है। और जहां तक बात रही पायल की, पायल को घर बहुत पसंद है। घर छोटा है, चारों तरफ इसके गार्डन है, बाहर सामने से एंट्रेंस है, कुछ सीढ़ियां बनी हुई हैं। बहुत खूबसूरत का घर है, छोटा सा है, बहुत खूबसूरत। उन्हें घर बहुत पसंद है। वो तो अपने इमेजिनेशन में भी खो गई कि यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे हम सोफे रखेंगे, यहाँ पे हम फ्रिज रखेंगे। हर तरह की बात दिमाग में आने लगी। ये सामान यहाँ होगा, ये फर्नीचर वहाँ होगा, ये हमारा कमरा होगा, ये मम्मी पापा का कमरा होगा। न जाने बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में चलने लगी। और वो रमेश जी और अपने जो सास ससुर उनके साथ इस बारे में बात भी कर रही थी कि मम्मी पापा आप लोग इस कमरे में रहिएगा, हम लोग उस कमरे में रहेंगे। गीता ने अपना ऊपर वाला कमरा चुन लिया है। मतलब ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और घर के सब लोगों ने कहा कि घर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ले लो, इसे सस्ता में मिलेगा नहीं। तो ना चाहते हुए भी इनकी माँ ने हाँ कर दिया कि हाँ चलो घर ले लेते हैं। और थोड़े दिनों में लोगों ने घर ले लिया। अब बात है कि पैसा पड़ चुका है, घर इनके नाम हो चुका है, पर अभी लोग उस घर में शिफ्ट नहीं हुए हैं क्योंकि घर बहुत गंदा है। उस घर की साफ सफाई अभी बाकी है। ये लोग जाते हैं, मतलब इनके हस्बैंड हैं वो और इनकी जो वाइफ है पायल, वो ये दोनों मतलब एक एक दिन, दो दो दिन जा जा करके धीरे धीरे उस घर को साफ कर दिए। घर साफ हो चुका था, सामान आया किसी तरह से, धीरे धीरे 2-3 दिन लग गए उन्हें, 2 दिन शिफ्ट होने में। कभी कोई सामान, कभी कोई सामान पहुंचाते, काफी दूर था। इस घर से वो घर 22 किलोमीटर दूर है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है। और उस समय में इतने ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं थी ट्रांसपोर्ट्स की कि आप मतलब तुरंत पहुंच जाओ, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था। कोई भी कारण रहा हो, पर इन्हें घर शिफ्ट करने में 3-4 दिन से ऊपर का समय लग चुका था। एक बात बताइए, अगर आप नए घर लेते हैं, कहीं भी रेंट पे या किराए पे जाते हैं तो घर का गृह प्रवेश होता है। अगर अपना लिए हैं तो खासकर करवाएंगे। अगर आप किराए पे भी लिए हैं तो एक पूजा करेंगे, हवन करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। और ये जो है इनके हस्बैंड, जो हस्बैंड कह रहा हूँ, इनकी जो पत्नी और इनकी माँ, ये तीनों दोनों पूजा पाठी हैं। मतलब कि सुबह शाम भगवान की आरती पूजा होना है। और ये जो इनकी पत्नी है वो मंगलवार का व्रत भी करती हैं। हनुमान जी की बहुत मतलब भक्त हैं अच्छी खासी। तो करना चाहिए था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पता नहीं क्यों उस घर में जाने के बाद किसी का, सबका दिमाग ही बदल गया कि क्या पूजा पाठ में क्या रखा हुआ है, क्या करना है। देखिए, जब हम किसी ऐसी शक्ति के इर्द गिर्द होते हैं ना, तो हमारी दिमाग काम करना बंद कर देती है। या फिर यूं कहें कि हम उन सभी चीजों से दूर होने लगते हैं जो हमें भक्ति के मार्ग पे ले जाए, और हमें एक उल्टे सीधे मार्ग पे खुद ब खुद हमारे मन को उधर चलने पे ये शक्तियां मजबूर करती हैं। ये बहुत शक्तिशाली होती हैं। पर अगर आप ईश्वर का दामन थामे हुए हैं तो ये एक बैग से तो आपके ऊपर नहीं आ सकती, पर हाँ आपको थोड़ा बहुत एहसास जरूर करा सकती हैं अपने होने का। ये लोग पूजा पाठी थे, बट उस घर में जाने से पहले कोई पूजा नहीं हुआ, किसी भी तरह का कुछ भी नहीं। ये लोग सामान शिफ्ट किए और वहां जाकर रहना भी शुरू कर दिए। 2 दिन 3 दिन बीत गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिटिया अपना ऊपर वाले कमरे में रहती है, माँ नीचे वाले कमरे में रहते हैं, पिताजी और ये जो पायल है वो भी रहती हैं। सामान शिफ्ट करने में भी 2-3 दिन लग गए। सामान एडजस्ट करना है, कहाँ क्या रखना है, कहाँ नहीं रखना है। कुछ प्लम्बर का काम है, तो कुछ पेंटिंग का काम है, कुछ थोड़ा सा मरम्मत का काम है। ये सब शिफ्ट होने के बाद भी ये लोग करवा रहे थे धीरे धीरे। रमेश के पास ज़्यादा टाइम नहीं था। वो उनका जो ड्यूटी था वो रेलवे में स्टेशन मास्टर का काम क्या करते थे। तो मतलब कि जैसे छुट्टी मिला तो कोई काम करवा लिया, कभी कोई काम करा लिया। ऐसे करते करते 3-4 दिन तो निकल गए। 5वां दिन तकरीबन रात के 1:30-2 बजे का समय होगा। सब लोग अपने अपने कमरे में सो रहे थे। इनकी जो पत्नी है, पायल, इन्हें किसी लड़की की आवाज आई बात करने की, जैसे कोई लड़कियां, 2 लड़की आपस में बैठकर बात कर रही हो।
दो तरह की आवाज़ इन्हें साफ सुनाई दे रही थी। ये उन्हें उठी और घड़ी देखी तो इस समय रात के तकरीबन 1:30-1:45 के आसपास का समय होगा। कौन इस समय बात कर रहा है? ये उस आवाज़ को फॉलो करना शुरू की। धीरे धीरे ये उस आवाज़ का पीछा की तो इन्हें पता चला कि यह आवाज़ घर के पीछे से आ रही है। इनके घर के पीछे एक छोटा सा गार्डन है, वहां से आ रही है। ये जाती हैं तो देखती क्या है कि इनकी जो बेटी है गीता, वो जमीन पर बैठकर पालथी मारकर बैठी है और ऐसे बात कर रही है जैसे मैं अभी आपको कहानी सुना रहा हूँ। जैसे मैं अभी आपको कहानी सुना रहा हूँ आपके सामने बैठकर, उसी तरह वो सामने बैठकर किसी के बात कर रही है, पर सामने कोई नहीं है। जब ये बात उनकी माँ ने देखा तो उन्होंने कहा, तू ये क्या कर रही है और तू इतनी रात को यहाँ कर क्या रही है? किससे बात कर रही थी? नहीं मम्मा, कहाँ कोई है। और तू इतनी रात क्या? मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं टहलने चली आई। इसकी उम्र कितनी हो रही है? मैंने आपको बताया था ना, 11 साल के आसपास है। इसे नींद नहीं आ रही है। रात के 1:30-1:45 का समय है और ये घर के पीछे अकेले टहल रही है। और जब इनकी माँ की आंख खुली थी तो इन्होंने साफ साफ सुना था कि कोई दो लड़कियां आपस में बात कर रही हैं। यहाँ पे अभी सिर्फ गीता है। अब तक तो समझ जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, बात आए गाय में चली गई। चल अपने कमरे में चल, इतनी रात को क्या कर रही है? जा अपने कमरे में जाके सो जा। ठीक है मम्मा, आप चलो, मैं आती हूँ। चलो, मैं अभी पहले अंदर चलो। इनकी माँ दरवाजे पे खड़ी थी और गीता अंदर आ रही थी। ये जो पीछे का, मैं आपको बता दूं, जो पीछे का जो गेट था, इससे 2-3 सीढ़ियां चढ़ने के बाद घर के फ्लोर पे आप आते हैं। थोड़ा सा 2 या 3 स्टेप सीढ़ी थी। इनकी माँ दरवाजे के पास खड़ी थी और जब गीता अंदर जा रही थी तो गीता ने चुपके से कहा, तुम भी चलो मेरे साथ, कमरे में बैठकर बात करेंगे। ये किसे कह रही है? पीछे कोई नहीं है। इनकी माँ ने ये बात सुन ली। क्या बोली तू? किसे अपने साथ ले जाने के बारे में बोल रही है? नहीं मम्मी, मैं ऐसा कुछ नहीं बोली। मैंने सुना भी तू किसी को बोली तुम भी चलो मेरे साथ। तो गीता ने कहा, नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। चलो, मुझे नींद आ रही है, आप भी जाओ, सो जाओ। और ये लोग चले गए अपने अपने कमरे में सोने के लिए। पर जब गीता सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे गीता किसी का हाथ पकड़े हुई है और एक साइड देखकर चढ़ रही है। मतलब जैसे कि इस साइड देखकर किसी से बातें कर रही है और वो ऊपर चढ़ रही है। इस टाइप से गीता का था। इनकी माँ ने इस बात पे ध्यान दिया था बाद में, उस समय नहीं। बाद में इन सब बातों को जोड़ा गया। चढ़ रही और किससे बात करते करते ऐसा लग रहा है। वो अपने कमरे में चली गई। उस रात कुछ नहीं हुआ। अगले सुबह गीता स्कूल चली गई है। इनके जो पति हैं रमेश जी, वो अपने ड्यूटी पे चले गए हैं स्टेशन। घर में इस समय इनकी बहू और इनकी सास, रमेश जी की माँ और रमेश जी की पत्नी, 2 लोग हैं। क्योंकि इनके जो ससुर जी हैं, रमेश जी के पिताजी, वो इस समय बाहर गए हुए हैं मार्केट कुछ सामान लाने। इनकी अम्मा जी बैठ करके घर के बाहर गेट के पास चेयर लगा के बैठी हुई हैं बरामदे में। पायल घर का पोछा लगा रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, साफ सफाई। पायल को ऐसा लगा जैसे ऊपर वाले कमरे में पायल बज रहा है। कंफ्यूज मत होइएगा, इनका नाम पायल है और ऊपर वाले कमरे से पायल की आवाज आ रही है, जो चलने वाला पायल होता है। और ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऊपर पायल पहन के चल रहा है। और इस समय घर में 2 ही लोग हैं और दोनों लोग नीचे हैं। और ये ऊपर वाला कमरा गीता का है। कौन है ऊपर? ये ऊपर गई तो ऊपर जाने के बाद कमरा का दरवाजा अंदर से मतलब भिड़का हुआ।
इन्हें थोड़ा अजीब लगा क्योंकि जैसे जैसे करीब जाती जा रही थी क्लियर होता जा रहा था कि हाँ पायल बज रहा है, कुछ तो है। कमरे के बाहर जो दरवाजा था, दरवाजे के बगल में एक विंडो भी है जो कि कमरे के बाहर की ओर खुलता है और आप उससे कमरे के अंदर देख सकते हो। इन्होंने उस विंडो को खोलकर देखा तो क्या देखती हैं, सामने जो ड्रेसिंग टेबल होता है ना, जिसके आगे माताएं बहनें बाल वगैरह झाड़ती हैं या सजती संवरती हैं, वैसा एक ड्रेसिंग टेबल है इसके रूम में। और गीता ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर के खुद को निहार रही है और वो बहुत ज्यादा श्रृंगार की हुई है। पर ये तो गीता है, पर जो आईने में दिख रहा है गीता की जगह पे वो गीता नहीं है, वो कोई और ही है। और ये बहुत भयानक है। इनकी माताजी को ये सब देख करके विश्वास नहीं हुआ। एक झटके में इन्होंने जब विंडो पूरी तरह से खोलनी चाहिए और खोल कर देखा तो ऐसा लगा जैसे कुछ है ही नहीं, भ्रम। मतलब कि 1-1.5 सेकंड का बात होगा, इन्होंने पलकें झपकाई, गर्दन घुमाया, देखने की कोशिश की, पूरा कमरा खाली। एक गेट खोली, अंदर गई, अंदर जाकर के देखी कोई नहीं है, पूरा रूम खाली है। पर इन्होंने इस वक्त रूम में गीता को साफ साफ देखा था। पर गीता तो इस समय स्कूल गई हुई है, तो रूम में कौन था? अभी तक सब कुछ नॉर्मल सा लग रहा है ना, खेल आगे शुरू होगा। स्टोरी तो मैं 2 मिनट या फिर 5 मिनट में भी खत्म कर दूं सुना करके, पर 5 मिनट की स्टोरी में आपको मज़ा नहीं आएगा। ये स्टोरी को पूरे इत्मीनान के साथ विस्तार से सुनने में आता है। हाँ, इसमें थोड़ा टाइम जाता है पर कहानी समझ में आती है। शॉर्टकट में वो मज़ा नहीं है जो आराम से सुनाने में है। आप भी आराम से सुनिएगा। हाँ, मेरे बहुत सारे ऐसे मेंबर्स भी हैं मेरे परिवार के जो इंतज़ार करते हैं मेरे साथ टाइम बिताने का और मैं उनके साथ। तो रात का खाना मेरे साथ। बहुत सारे लोगों को ना, मैंने ये भी सुना है कि रात का खाना रवि के साथ। चलिए, खाते खाते एंजॉय कीजिए। पर हाँ, ये गलती आप मत कीजिएगा नया घर लेने से पहले जो इन्होंने किया है। इन्हें लगा कि शायद भ्रम होगा और ये नीचे चली आई। शाम को सब लोग घर आ चुके हैं। इनके जो हस्बैंड हैं वो बस खाली नहीं आए थे, उनकी थोड़ी लेट नाइट छुट्टी होने वाली थी, किसी कारणवश होगी, वो नहीं आए हैं। इनके हस्बैंड जो मतलब कि इनके जो सासू माँ के हस्बैंड हैं, इनके ससुर जी हैं, वो आ चुके हैं। घर में सब लोग कोई बातें कर रहा है। इनकी जो अम्मा जी हैं वो मतलब सब अपना अपना बात कर रहा है, काम में लगा हुआ है। मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ आपको, जैसे कि रात के खाने की तैयारी चल रही है, सब्जी वगैरह काट रहे हैं। जो शाम का समय है तकरीबन 7-7:30 के आसपास का, सब लोग घर में हैं। गीता भी इस समय घर में ही है। गीता नीचे है और सडनली गीता, जिसकी सब लोग हैं, और गीता अपने मम्मी के पास बैठी हुई है। वहाँ पे गीता की दादी भी हैं, दादा भी हैं। गीता एक बैग से उठी और दौड़ कर चली गई। तो इनकी जो मम्मा है उन्होंने कहा कि कहाँ जा रही हो? उसने कहा मम्मा वो बुला रही है, मैं आ रही हूँ। और ये चली गई। बुला रही है? कौन बुला रही है? अरे मम्मा मैं आ रही हूँ। और ये बोल कर ऊपर चली गई। ये सब चीजें थोड़ी अजीब नहीं लग रही थी कि बुला रही है, मैं आ रही हूँ। जब स्कूल में थी तो किसी और को गीता के रूम में दिखना, गीता की जगह पे रात के 2:30 बजे घर के बाहर बैठकर जमीन पर किससे बातें कर रही थी। कुछ ना कुछ नोटिस करना चाहिए था, ये लोग किए ही नहीं। वो ऊपर चली गई तो इनकी जो
सासू माँ है, उन्हें शक हो गया कि क्या हो रहा है। आज घर में आए हुए तकरीबन 1 सप्ताह हो चुका है, 1 सप्ताह से ऊपर, 7-8 दिन, 8-9 दिन करीबन होगा। इनकी सासू माँ ऊपर जाती हैं देखने के लिए कि आखिर घर में है कौन और ये किसके बारे में बोल के गई है, क्यों बुला रही है। धीरे धीरे ये लोग ऊपर गई, इनकी सासू माँ पीछे पीछे। उम्र ज़्यादा है तो थोड़ा सा चलने में इन्हें तकलीफ होती है, ज़्यादा तेज नहीं चल सकती हैं। धीरे धीरे ऊपर गई हैं तो इन्हें भी आवाज़ आ रही है कि कोई 2 लोग बैठकर अंदर बातें कर रही हैं। इन्होंने विंडो वगैरह से तो नहीं झाँका, ये दरवाज़ा नॉक करके सीधा अंदर चली गई। अंदर गई तो बेटा तू किससे बात कर रही है, कौन है। और ये उस समय का बात है जिस समय ये सेलफोन वगैरह नहीं हुआ करते थे, ज़्यादा लैंडलाइन होता था इक्का दुक्का किसी किसी के यहाँ। वो स्टूडियो बूथ जो होता ना, पीसीओ, वो उस समय खूब ट्रेंड में था। पीसीओ आपको हर गली हर नुक्कड़ पे एक पीसीओ मिल जाता था, उस समय की बात है, मोबाइल फ़ोन नहीं। तो किससे बात कर रही है। गीता ने कहा कि वो सुमन है, सुमन दीदी। इनकी दादी ने कहा कि सुमन दीदी, कौन सुमन दीदी। इस समय गीता अपनी दादी की ओर देखकर बोल रही थी। उसने कहा ये सामने तो है दादी। सामने तो कोई नहीं है। गीता पलटी, बोली हाँ अभी तो यही थी, अभी कहाँ चली गई। मैं सही कह रही दादी, अभी वो यही थी, वो मुझसे बातें कर रही थी, वो मेरे साथ ही रहती है। साथ रहती है, कौन। सुमन। वो ऐसे बता रही थी गीता, जैसे लग रहा था कि गीता सुमन बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो। इनकी दादी को ऐसा बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या मजाक कर रही हो, कौन सुमन, यहाँ तो कोई नहीं है, देखो पूरा कमरा खाली है, कहाँ है कोई। तभी गीता ने दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा दादी सुमन दीदी वहां है। और इस समय जब दादी दरवाजे की ओर देखी है तो हाँ, इन्हें भी सुमन नजर आई है। एक लड़की है जिसकी उम्र गीता की ही है, जितनी है। सर पे चोट लगा हुआ है और वो बहुत भयानक दिख रही है। इनकी दादी ने साफ साफ देखा है। इनकी दादी देखी और ये बस कौन, 1-1.5-2 सेकंड का रहा होगा, पलके झपकाई हो या इधर उधर की हो, गायब, कुछ नहीं। कहाँ है कोई। दादी अभी वही सुमन थी, आपने देखा ना। इनकी दादी अब बोले तो बोले क्या, कभी दिखी थी कभी नहीं दिखी थी। इन्हें लग रहा है कि ये क्या है, मेरे मन का भ्रम है, आंखों का धोखा है। पर इतना साफ साफ इन्होंने देखा था, इन्होंने बात करते हुए आवाज सुनी थी। इन्हें अब डर लगने लगा है कि इतना बड़ा भ्रम तो नहीं हो सकता, कुछ तो है। पर वो उस समय कुछ बोली नहीं। उन्होंने कहा कि बेटा तू नीचे चल। ठीक है दादी। और वो लोग नीचे आ गए। इनकी अम्मा जी ने भी इस बात को टाल दिया, ये मानकर कि हो सकता है होगा। ये वही शख्स हैं जो कि इस घर में आने से पहले, जब इन्होंने घर खरीदने के लिए देखने आए थे, तब भी इन्हें यह एहसास हो रहा था कि कुछ गलत है, पर आज ये उस बात को टाल रही हैं। मैंने आपसे कहा ना कि जब ऐसी शक्तियाँ आपके इर्द गिर्द हो तो आप उनके हिसाब से चलने लगते हो। वो आपके दिमाग को बांध सकती हैं। करोगे आप, करवाएंगी वो। इनकी माँ भी नीचे चली आई, कुछ भी नहीं हुआ। रात के तकरीबन 1:30 बजे होंगे, 1:30-2 के आसपास। गीता दौड़ते हुए ऊपर से नीचे आती है, काफी परेशान है, रो रही है, पूरे पसीने पसीने। मम्मी मम्मी पापा, वो सुमन दीदी मुझे मार देगी, सुमन दीदी मुझे मार देगी, वो कह रही थी वो मुझे अपने साथ ले जाएगी।
कौन सुमन दीदी, कौन कौन मार देगी? इनके मम्मी पापा बहुत ज्यादा घबरा गए। क्या हुआ बेटा, क्या बात है? और ये बस इतनी ज्यादा डरी हुई है, इतनी ज्यादा डरी हुई है, इसके पसीने छूट रहे हैं, इसकी हालत खराब है, इसकी पूरी बॉडी कांप रही है बिल्कुल तड़-तड़। और घर में काफी शोर। बस यही कह रही है वो मुझे मार देगी, उसने कहा वो मुझे अपने साथ ले जाएगी। कौन ले जाएगी? सुमन दीदी, सुमन दीदी। कौन है सुमन दीदी? वो ऊपर वाले कमरे में, मेरे कमरे में। मैं जब से इस घर में आई थी तब से वो यही है। उस दिन रात को जो मैं बाहर बैठकर बात कर रही थी तो सुमन दीदी से ही बात कर रही थी। ये बहुत ज्यादा डर चुकी है। ये बात मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, मेरा पूरा गूज बम्स आया है, मेरे बदन का एक एक रोआ खड़ा है। हालत खराब हो रही है भाई साहब। एक बार फील कीजिए, समझ में आएगा कि उनकी क्या हालत होगी। वो बहुत ज्यादा डर रही हैं, बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद ये आवाज उनके जो माता पिता हैं उनके कमरे में भी जाती है, वो भी बाहर आते हैं। क्या हुआ बहू, क्या हुआ बेटा? सब लोग डरे हुए हैं। तो इनके रमेश ने कहा कि क्या तुम लोग भी मजाक लगा कर रखे हो, ऐसा कुछ नहीं है। कौन सुमन जी? चलो देखते हैं ऊपर वाले कमरे में कौन है। ये सब लोग ऊपर वाले कमरे में जाते हैं। कोई नहीं है ऊपर वाला कमरे में, खाली है। हर जगह चेक किया, बेड के नीचे, बालकनी में, दाएं बाएं जो भी जगह थी, वॉशरूम में, किचन में, कोई भी नहीं है पूरे कमरे में। कहाँ है कोई? कोई भी तो नहीं है। चलो वापस सो जाओ। इन्होंने कहा, जो गीता है, पापा मैं यहाँ नहीं सोऊंगी, मुझे नहीं सोना, मैं आपके कमरे में सो जाऊंगी, मुझे डर लगता है, वो मुझे ले जाएगी। अच्छा बेटा ठीक है, तू चल मेरे साथ सो जाइयो, पर ऐसी बातें ना कर, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब लोग नीचे आए हैं। इनके जो ससुर जी हैं और इनकी सासू माँ, इन्हें हल्का फुल्का डाउट हो रहा है, क्योंकि जो एक्टिविटीज घर में होने लगी उसके बाद, उस रात के बाद से इन सबको फील होना शुरू हो चुका था। वो तो नीचे आ गए और वो अपने मम्मी पापा के पास सो गई। और मेरे ख्याल से ये जगह दुनिया की सबसे सेफ जगहों में से एक है, या यूं कहूँ ये सिर्फ एक ही जगह है जो दुनिया की सबसे सेफ जगह है, अपने माँ बाप का गोद। उनसे सेफ आप कहीं और नहीं फील कर सकते, क्योंकि जितना सुकून और जितना ज़्यादा सिक्योरिटी वहाँ होती है, उस सिक्योरिटी के आगे Z+ सिक्योरिटी भी फेल है, मुझे ऐसा लगता है। माँ बाप वो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करते। ये अपने माता पिता के पास जाकर के सो गई है, कुछ भी नहीं हुआ। पर उस दिन के बाद से इन लोगों को एहसास होने लगा था कि घर में कोई है। रात को कभी किसी के बड़बड़ाने की आवाज़, जैसे कोई फुसफुसाकर बात कर रहा हो, या फिर सडनली ऐसा लगा हो जैसे कोई अभी अभी इधर से बगल से गया हो। कभी भी पायल की आवाज़। गीता ने ऊपर वाले कमरे में सोना ही छोड़ दिया। करीबन 2-3 दिन लगातार वो अपने मम्मी पापा के पास ही सोई। हद तो तब हो गई जब गीता ही बोलने लगी सुमन की भाषा। आप नहीं समझे, ये वो समय था जब सुमन पूरी तरह से गीता को अपने वश में कर चुकी थी, या यूं कहें उसके शरीर को अपने बस में कर चुकी थी। शाम के तकरीबन 6:30-7 बजे होंगे। गीता आती है, मुझे खाना दो, भूख लगी है। ये किससे मांग रही है? अपने माता पिता से। आज सब लोग घर ही पे हैं और ये समय शाम के 7 बज रहे हैं और तकरीबन 6 बजे घर के सभी लोगों ने कुछ नाश्ता वगैरह, स्नैक्स वगैरह किए हैं। गीता कहती है मुझे भूख लगी है, खाना दो। और ये जो बात करने का तरीका था थोड़ा अजीब था। तुझे सुनाई नहीं दिया? मुझे भूख लगी है, खाना दो।
इनके पिता ने कहा कि तू ये कैसे बात कर रही है, मुझे भूख लगी है, खाना दो। दादी ने कहा कि अरे बच्चे को भूख लगी है, दे दो खाना। पर अभी भी इसने तो खाया है, हम सबने खाया है। अरे बच्चा है, पच गया होगा, खेलती कूदती है, दे दे खाना। उसके आगे खाना रखा गया, रोटी सब्जी। छोटी सी बच्ची है, 12 साल उम्र है। 3-4 रोटी में तो इनफ था इसका। 17 रोटी खा चुकी है, अब भी और चाहिए इसे। भूख नहीं शांत हुई है। 18, 19, 20, तकरीबन 22-23 रोटी खाने के बाद ये दूध मांग रही है। ये सब देखने के बाद अब घर को सभी लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये इतना खाना नहीं खा सकती है जितना ये खा रही है। भाई साहब, 12 साल की बच्ची है, 22-23 रोटी खा चुकी है, 5-6 गिलास दूध पी चुकी है, और खाने के बाद प्लेट को ऐसे खिसका दी और अपने कमरे में जा करके सो गई, ऊपर वाले में। कल तक इसे ऊपर के कमरे से डर लग रहा था, आज ये ऊपर के कमरे में जाकर सो गई। चलो ठीक है, नॉर्मल है ना, कुछ भी नहीं हुआ ना। ऊपर के कमरे से बहुत तेज आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई दीवार पे हथौड़ा मार रहा हो। ये ऊपर जाते हैं लोग, देखते हैं कि सुमन गीता अपने सर को दीवार पे मार रही है, बहुत तेज तेज। हंस भी रही है और रो भी रही है, चिल्ला भी रही है। ये लोग पकड़ के लाए उसे वापस। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। बहुत सारी एक्टिविटी हुई हैं, उन सबको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। आँख चढ़ना, आँख सफेद हो जाना, दांत ही काट रही है, पर घर के सभी लोगों को लग रहा है कि कुछ तो हुआ है। और इस समय रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास का समय है। 12 साल की बच्ची है, अपने पिता को, मतलब वो इसे पकड़ने आ रहे हैं तो इतना तेज झटका दे रही है, इनके पिताजी 4 फुट दूर जाकर गिर रहे हैं। इतनी ताकत इनमें कहाँ से आ रही है? ये नॉर्मल तो है नहीं। बहुत ज्यादा डर अब लगने लगा सबको, और सबको समझ में आ चुका था कि अब ये गीता नहीं है, ये कोई और है, क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। सर फटा हुआ है, सर से हल्का हल्का ब्लड आ रहा है, और ये बस गुर्रा रही है। ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। इस टाइप की आवाजें आ रही थी। सब लोग भागते हुए नीचे आ रहे हैं। ये लोग अपनी बच्ची के पास जाने से भी डर रहे हैं। इनकी बेटी है ना सुमन, पर ये लोग उसके पास जाने से भी डर रहे हैं, क्योंकि इस समय ये गीता नहीं सुमन है। ये अपना नाम भी सुमन ही बता रही है। गीता चलो नीचे। कौन गीता? गीता सो रही है, वो यहाँ नहीं है। इनकी अम्मा ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? सुमन नाम है मेरा। और बस इन्होंने एक झटका मारा और ये जो इनकी अम्मा जी है ये दीवार से जाकर टकरा गई। सब लोगों को समझ में आ चुका है, सब लोगों को समझ में आ चुका है कि ये नॉर्मल नहीं है।
कुछ तो है। और ये लोग नीचे भागे हैं। जब ये लोग नीचे उतर रहे थे सीढ़ियों पे से, तो इन्हें लगा कि किचन की ओर कोई गया। किचन से आवाज आ रही है कि बर्तन सारे गिर चुके हैं, नल खुला हुआ है, घर में पूरा हलचल हो रहा है। ये लोग किचन में गए, एक भी बर्तन नहीं गिरा है। और कमाल की बात तो यह है कि ये पूजा पाठी परिवार था। इस घर में आए हुए आज 14वां दिन है और अभी तक एक अगरबत्ती भी नहीं जली है। पूजा पाठ तो दूर की बात। और ये लोग जो पिछले घर में रहते थे, वहाँ जो ये लोग पूजा पाठ करते थे, इनका एक छोटा सा मंदिर था। जब घर पैक करके यहाँ ला रहे थे, तो इन्होंने वो मंदिर को भी एक कार्टन में पैक किया था और उसे भी लाए थे। पर वो कार्टन आज भी कोने में ही पड़ा था। उसे अनपैक नहीं किए, ना ही किसी घर वाले को याद आया और ना ही किसी का ध्यान गया। गीता धीरे धीरे इनकी ओर आ रही है अब नीचे, और ये लोग डर रहे हैं क्योंकि उसकी आंखें सफेद हो चुकी हैं। उसकी इतनी भयानक घुर्राहट। उसने कहा कि ये मेरा घर है, सब चले जाओ नहीं तो मैं सबको मार दूंगी। और ये लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। ये पूरा परिवार सिकुड़ता जा रहा है। सब एक दूसरे से चिपक के बैठे हुए हैं क्योंकि गीता गेट की तरफ से आ चुकी है और ये लोग किचन की तरफ हैं। पीछे किचन में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और सामने से गीता आ रही है या सुमन आ रही है, आप जानते हो। बहुत ज्यादा, मतलब कि इतना भयानक स्थिति बन चुका है कि अपनी बच्ची से ही डर रहे हैं। ये उसे हार्म भी नहीं कर सकते। कोई चीज फेंक कर मारना या दूर करना, और ये मारेंगे भी तो किसे मारेंगे। इनकी हालत खराब हो चुकी है। पर कहते हैं ना कि अगर आप ईश्वर भक्ति करते हैं तो जब समय बुरा हो तो भगवान आपके साथ जरूर देंगे। और ऐसा ही हुआ। मैंने आपसे कहा था ना कि इनकी जो गीता जी की माँ है, वो हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी, अभी भी हैं। पर इस घर में आने के बाद पूजा पाठ बंद हो गया था। ये जो मंदिर लेकर आई थी अपना कार्टन में पैक करके, वो वहीं कोने पे पड़ा था। जब इनकी बच्ची बहुत करीब आ चुकी है, या यूं कहें इनकी बच्ची के माध्यम से वो बहुत करीब आ चुकी है, तभी एक चमत्कार हुआ। इनकी जो माँ है, इनकी नजर उस कार्टन पे पड़ी जो इनके ठीक राइट साइड में पड़ा था, और उस कार्टन में है इनका मंदिर। अब तो सबको साफ साफ हो चुका था कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। पायल ने तुरंत उस कार्टन में हाथ डाला, उस कार्टन को खोला और उसमें एक छोटी सी, इतनी बड़ी सी बजरंगबली की मूर्ति थी जिनकी ये पूजा किया करते। वो मूर्ति को निकाल कर ये सामने पकड़ी हुई है। जैसे ही उन्होंने मूर्ति निकाला, गीता पीछे हट गई, या यूं कहें सुमन पीछे हट गई। मूर्ति देखते ही वो भागकर अपने कमरे में चली गई। ये लोग सारी रात उस मूर्ति को पकड़कर बैठे हुए हैं। ऊपर के कमरे से बहुत भयानक आवाजें आ रही हैं, किसी के चीखने की, चिल्लाने की, रोने की, हंसने की। पर किसी को हिम्मत नहीं हो रही कि उस कमरे में जाकर देखेगा उस कमरे में हो क्या रहा है। अब तो बस इंतजार है कि सुबह हो जाए और हम किसी को मदद के लिए बुला सके। किसी तरह से बजरंगबली की कृपा बनी रही, इनकी ये रात कट गई। अगले दिन ये लोग बाहर से घर को लॉक करके अपनी बच्ची को घर में अकेला छोड़कर किसी अच्छे तांत्रिक बाबा को या फिर पंडित जी को ढूंढने के लिए निकल गए, जो इनकी इस समस्या से बाहर निकाल सके, इस समस्या का समाधान कर सके। और ये लोग बहुत ही अच्छे बाबा के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ चल सकता हूँ। इनकी समस्या जानने के बाद जब वो बाबा इनके घर पहुंचे
तो जैसा इन्होंने बताया मैं आपको बता रहा हूँ। वो बाबा अपने थैला से एक नींबू निकाले, 2 अगरबत्ती, उसको जलाया और उसे लेकर पूरे घर में घूमना शुरू किया, कोई मंत्र पढ़ते हुए। पूरे घर में घूमने के बाद भी वो कुछ नहीं बोले। इनकी बिटिया पीछे ऊपर कमरे में सो रही हैं आराम से, सही है, वो बहुत गहरी नींद में है। फिर ये पंडित जो थे वो नीचे आते हैं, कहते हैं कुछ तो घर में है, पर मुझे कुछ अजीब लग रहा है कि जो चीज घर में है वो बहुत ही बुरी तरह से इस घर को पकड़े हुई है। कोई तो बात है। ये घर के बाहर आते हैं, बाहर जो गार्डन है, जो खाली स्पेस है चारों तरफ, उधर टहलते हैं। टहलते टहलते घर के पीछे जाते हैं, उसी हिस्से में जहाँ पे पहली बार इनकी माँ ने गीता को बैठे हुए देखा था रात को, किसी से बात करते हुए। वो पंडित जी वो अगरबत्ती, वो नींबू वहीं जमीन पे गाड़ देते हैं। घर के सभी परिवार वालों को बुलाते हैं, उनसे कहते हैं कि आपके घर में कोई कुदाल का सामान हो, खोदने का, फावड़ा वगैरह तो कुछ लाइए। वो लेकर आते हैं, तो रमेश जी लेकर आते हैं और कहते हैं यहाँ पे खुदाई कीजिए। मिट्टी खुदाना शुरू होता है। तकरीबन आधे घंटे के बाद अच्छा खासा गड्ढा हो जाता है। नीचे से एक इंसान का कंकाल निकलता है, हड्डी पूरी बॉडी की। वो पंडित जी बताते हैं कि यह कंगाल उसी आत्मा की है जो आपके घर में भटक रही है और ये घर इसी का है। क्योंकि जब ये उस कमरे में गए थे तो वहां गीता थी, या गीता के साथ सुमन। उनसे इनकी बातचीत हुई या ध्यान में उन्होंने बताया कि मुझे पता चला कि आज से तकरीबन 8 साल पहले इस घर में एक कपल रहा करता था। उनकी बेटी थी ये सुमन, और किसी कारणवश दोनों में झगड़ा हुआ और उसमें इसकी मौत हो गई। वो दोनों आपस में लड़ रहे थे और ये बेचारी बलि की बकरी बन गई। बात फैले नहीं, किसी को पता नहीं चले, तो वो दोनों इनके जो माता पिता थे इसे इसी घर में गाड़ दिए पीछे, और ये घर छोड़कर चले गए। क्यों, क्या हुआ था उस रात, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, पर इसकी हत्या हुई थी और वो आत्मा तब से लेकर आज तक इसी घर में भटक रही थी। उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था, और जिनके अंतिम संस्कार नहीं होती वो आत्माओं को मुक्ति कैसे मिलेगी। हमारे सनातन धर्म में गरुड़ पुराण के अंदर अंतिम संस्कार को लेकर हर एक बात को बहुत ही विस्तार से लिखा गया है। कहते हैं कि गरुड़ पुराण पढ़ना नहीं चाहिए, मैंने पढ़ा है, कभी आपको बताऊंगा किसी और वीडियो में। उसकी कुछ कुछ बातें बहुत अच्छी भी हैं और बहुत डिटेल नॉलेज है उसमें। उसकी ना तो जो सुमन थी, ना ही उसका अंतिम संस्कार हुआ था, ना श्राद्ध, कुछ भी नहीं हुआ था, तो उसकी आत्मा को शांति मिलती कहाँ से। वो आत्मा भटक रही थी। इन्होंने कहा कि आपकी बेटी को बचाने का एक ही रास्ता है,
कि आप उसका अंतिम संस्कार कर दीजिए, क्योंकि जो सुमन है, जो वो आत्मा है, वो सुमन के शरीर को अपना मान रही है और वो उसके शरीर पे हावी हो चुकी है। और जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं होगा, उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। यहाँ पर जब ये बात इनके परिवार को पता चली तो कहीं ना कहीं सुमन के लिए दुख भी था इनके मन में और डर भी। पर क्या कहते हैं ना कि भगवान सब कुछ उनकी नियति के हिसाब से ही होता है। शायद ये भी लिखा था, जो हड्डी निकली थी उसमें से, जमीन में से, उस हड्डी को प्रॉपर अच्छे से, जिस तरह से एक आम इंसान का संस्कार होता है मरने के बाद, उस तरह से संस्कार किया गया। ब्रह्मभोज हुआ, सब कुछ हुआ। और ये सब सारा काम गीता के पिताजी ने किया। और जब ये भोज खत्म हुआ, जब संस्कार खत्म हुआ, तब जाकर के गीता नॉर्मल हुई। और जब गीता नॉर्मल हुई तो गीता ने एक एक बात बताया, कैसे वो बैठकर बातें करती थी, खेलती थी। मतलब कि वो एक तरह से आप यूं समझिए कि खेल गीता रही है, शरीर गीता का है, पर गीता के माध्यम से सुमन खेला करती थी, हर काम सुमन किया करती थी। और सुमन गीता के साथ उसी दिन से हो गई थी जब पहली बार गीता ने उस घर में कदम रखा था। तभी तो गीता ने कहा था, मुझे अपने कमरे में जाना है, मम्मा दरवाजा खोल दो, मुझे अपने कमरे में जाना है। तब से गीता उनके साथ थी। तो कैसी लगी आज की कहानी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा अपने नाम और अपनी जगह। और हाँ, राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। जय श्री राधा रानी। आपसे फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। रवि कुमार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द 100 Ring Master. I will back with new story.